तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, तो देखो बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखो अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो चलो समझते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो कैसे इक्वल होते हैं। चलो देखते हैं। तो देखो ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट। ओके, चलो इसमें देखते हैं कि रिएक्टेंट में, ठीक है, रिएक्टेंट में जिंक के यानी जिंक के कितने एटम्स हैं। तो इधर जिंक के 1 एटम है। ठीक है, चलो यहाँ पर लिख दिए। और इधर कितना है जिंक का, प्रोडक्ट में इधर भी कितने हैं, 1 एटम है। चलो अब रिएक्टेंट में क्लोरीन को देखते हैं। ठीक है, क्लोरीन के कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट में, 2। ओके, तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए। ओके, अब इधर प्रोडक्ट में देखते हैं क्लोरीन के कितने एटम हैं, तो 2 हैं। कितने हैं, 2 एटम हैं। तो प्रोडक्ट में हम 2 लिख दिए, 2 क्लोरीन के एटम हम लिख दिए। ओके, और हाइड्रोजन के कितने एटम हैं रिएक्टेंट में, तो 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। ये भी हाइड्रोजन एटम भी कितने हैं रिएक्टेंट में, 2 हैं। और प्रोडक्ट में कितने हैं, तो प्रोडक्ट में भी 2 ही हैं। कितने हैं, 2 हैं। चलो देखते हैं रिएक्टेंट में जिंक एटम कितने हैं, 1। प्रोडक्ट में भी कितने थे, 1। ठीक है, और क्लोरीन के कितने एटम है रिएक्टेंट में, 2। प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हैं रिएक्टेंट में, 2, और प्रोडक्ट में भी 2। तो बताओ डिफरेंट एलिमेंट के, जिंक, क्लोरीन, हाइड्रोजन के, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, दोनों तरफ क्या है, सेम है। क्या है, दोनों तरफ सेम है। तो इसे हम लोग बैलेंस क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसे हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो देखो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स, 1 or more एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट के, वो अनइक्वल होते हैं। क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। चलो इसको भी देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो इस एग्जाम्पल में जो नंबर ऑफ आयरन है रिएक्टेंट में, ठीक है, नंबर ऑफ आयरन है रिएक्टेंट में, वो कितने हैं, 1 है, ओनली 1 है। ठीक है, और इस साइड, ठीक है, यानी प्रोडक्ट में, ठीक है, 3 है। कितने हैं, 3। ओके, चलो अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन इधर 1 है। कितना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, रिएक्टेंट में कितने हैं, 1। ठीक है, और इस साइड देखते हैं, इस साइड कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 है। ओके, चलो अब देखते हैं हाइड्रोजन एटम को। ठीक है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, रिएक्टेंट में 2 हैं। कितने हैं, रिएक्टेंट में 2 हैं, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं आयरन एटम। आयरन एटम देखो इधर रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 3 है, यानी कि अनइक्वल है। क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अनइक्वल है। इधर 1 है और इधर 3 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, इधर रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 4 है, और हाइड्रोजन एटम कितने हैं, रिएक्टेंट में 2 और इधर 2। चलो हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन और आयरन सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए ये अनबैलेंस, ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है।
तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट आगे टॉपिक देखते हैं क्या है। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है, कि इक्वेशंस को हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएं। ठीक है, इक्वेशन को हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएं। ठीक है, तो देखो 3 वेज हैं इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। ठीक है, एक तो पहला है, ठीक है, फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट जो होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, उसको इंडिकेट करके। अब कैसे इंडिकेट करते हैं आगे बताएंगे। ठीक है, हीट चेंज, ठीक है, रिएक्शन में जो हीट चेंज होते हैं उसको इंडिकेट करके। ठीक है, कंडीशंस को इंडिकेट करके। ठीक है, तो आगे एक के बाद एक हम लोग करके, ठीक है, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को देखते हैं। ठीक है, ओके, देखो तो देखो फर्स्ट हमारा क्या था। ठीक है, देखो टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ एन इक्वेशंस। ठीक है, तो देखो इसमें क्या था कि सॉलिड को अगर रिप्रेजेंट करना है तुमको, ठीक है, तो स्मॉल एस बना करके ऐसे ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, लिक्विड को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे लिख लो। ठीक है, गैस को रिप्रेजेंट करना है तो जी फॉर गैस। ठीक है, एक्वस को अगर रिप्रेजेंट करना है तो स्मॉल ए और क्यू को, ठीक है, ए क्यू ऐसे करके ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, अगर प्रेसिपिटेट को इंडिकेट करना है तो पी पी टी लिख करके, ठीक है, हम लोग इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं इसको। जैसे मान लो एक इक्वेशन है हमारा, ठीक है, देखो इक्वेशन एक है, देखो जेड एन, ठीक है, जेड एन प्लस H2SO4, ओके, और जेड एन SO4 बनता है। ठीक है, जो कि सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, चलो इससे क्या पता चल रहा है, तुम लोगों को क्या पता चल रहा है कि इसमें कौन सॉलिड है, कौन सा गैस है, क्या है, तुमको पता चल रहा है? नहीं ना। देखो अगर इसके आगे, ठीक है, देखो अगर हम ऐसे एस लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या लगा दिए? एस। ठीक है, तो इससे हमको अब ये पता चलेगा कि ये क्या है, ये सॉलिड है। ओके, अगर इसके आगे हम लोग ऐसे ब्रैकेट में अगर ए क्यू लिख देते हैं, ठीक है, तो क्या पता चलेगा कि ये एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर इसके आगे हम लोग ऐसे ए क्यू लिख देंगे तो इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि ZnSO4 जो है एक्वस सॉल्यूशन है। क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। अगर इसके आगे हम लोग जी लिख करके ब्रैकेट में लगा देते हैं तो इससे क्या पता चल रहा है हम लोग को कि हाइड्रोजन जो है गैस है। क्या है? गैस है। तो इस तरह से हम लोग कुछ टर्म्स का यूज करके इक्वेशन को क्या करते हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। ठीक है, चलो ऐसे ही एक और इक्वेशन को देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग लिख देते हैं ए क्यू तो ये हमको पता चलेगा कि ये कैसा है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन है। कैसा है? ये एक्वस है। ठीक है, CaOH का ट्वाइस, ये क्या है, एक्वस है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, CO2, तो ये क्या है, गैस। अगर हम लोग जी लिख देते हैं तो इससे पता चलेगा हम लोग कि CO2 है क्या, गैस है। ठीक है, और CaCO3 के आगे अगर हम लोग एस लिख देते हैं तो इससे हम लोग को ये पता चलेगा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ठीक है, क्या है, सॉलिड है। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट है। ये क्या फॉर्म किया है, वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, अगर हम लोग H2O के आगे अगर L लिख देते हैं तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, लिक्विड है। क्या है, लिक्विड। ओके, तो बच्चों कुछ इस प्रकार से इक्वेशंस को क्या करते हैं हम लोग, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। क्या करते हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। चलो बच्चों आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर सेकेंड क्या है, सेकेंड है टू इंडिकेट द हीट चेंज ऑफ एन इक्वेशन। ओके, तो देखो इसमें क्या है, इसमें है, ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, ओके, तो देखो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके,
क्या बोलते हैं, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि जिस रिएक्शन से, ठीक है, हीट एनर्जी निकलती है, क्या होती है, निकलती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। तो देखो जब कार्बन, ठीक है, कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और बहुत मात्रा में, ठीक है, हीट एनर्जी, क्या, हीट एनर्जी भी निकलती है। तो देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, कार्बन जला, ठीक है, कार्बन जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी भी निकला, ठीक है। तो इस रिएक्शन में, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी क्या कर रही है, निकल रही है। इस रिएक्शन में हीट एनर्जी क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो बच्चों इसको भी मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सकता है, ठीक है, इस इक्वेशन को भी यहाँ पर, ठीक है, एस फॉर सॉलिड लगा दो, कार्बन क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, गैस है, ठीक है, तो यहाँ पर जी लगा करके, ठीक है, और ये भी क्या है, गैस है, तो यहाँ पे जी लगा दो, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, गैस हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग क्या कर लिए, मोर इन्फॉर्मेटिव बना लिए, क्या बना लिए, मोर इन्फॉर्मेटिव बना लिए। ओके, चलो अगला देखते हैं आगे क्या है। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ओके, देखो तो देखो एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, क्या, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम लोग हीट करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, तो वो कंबाइन होकर के बना लेते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है, इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर है क्या, ठीक है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग हीट करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, तो इसमें हीट एनर्जी जो है क्या होती है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्या होती है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। ये जो है देखो ये भी गैस है, ठीक है, और ये भी गैस है, ठीक है। इसको जब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो क्या होते हैं, दोनों कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन हो करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेता है, जो ये भी गैस है। क्या है, ये भी गैस है, ठीक है। और इस रिएक्शन में, ठीक है, हीट एनर्जी क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है। क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। सो इसलिए हम लोग इसे, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो देखो थर्ड नंबर है, ठीक है, टू इंडिकेट द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। तो चलो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस ऐसे होते हैं, ठीक है, उसमें एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन के बिना वो रिएक्शन होगा ही नहीं। जैसे टेम्परेचर, अगर उसको हम लोग टेम्परेचर नहीं देंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं। प्रेशर नहीं देंगे, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं। चलो देखते हैं थोड़ा इसको एग्जाम्पल से। जैसे मान लो एक केमिकल इक्वेशन है, तो देखो ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको पूरा होने के लिए इसको चाहिए होता है, ठीक है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या चाहिए, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये एरो के ऊपर हम लोग लिख देते हैं जितना इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, ठीक है। ये बिना प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिले हुए
ये होगा ही नहीं, ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक है। और साथ साथ चाहिए इसको 300, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर चाहिए। जब तक ये दोनों कंडीशन नहीं मिलेगा तब तक ये, ठीक है, रिएक्शन पूरा होगा ही नहीं। यानी ये दोनों कंडीशन यानी टेम्परेचर इतना और प्रेशर इतना जब तक नहीं मिलेगा ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। यानी इसका कंडीशन यही बन रहा है कि इतना हमको देना पड़ेगा, ठीक है, इतना हमको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, ये क्या है, कैटालिस्ट क्या है, ठीक है। चलो देखो कैटालिस्ट होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लो कोई ए एक सब्सटेंस है, बी दूसरा सब्सटेंस है, ठीक है, दोनों रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाता है सी, ओके। अगर इसको होने में 30 मिनट लग रहे हैं, कितने देर लग रहे हैं, 30 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। और हमको इसको कराना है रिएक्शन जल्दी में, ठीक है, यानी ये बनने में, सी बनने में 30 मिनट लेता है, ठीक है, और इस रिएक्शन को कराना है हमको जल्दी। तो क्या करते हैं हम लोग कि इसी कैटालिस्ट को इसमें डाल देते हैं। क्या करते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। जैसे ही कैटालिस्ट को डालते हैं तो अब ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। अब वो रिएक्शन 30 मिनट में ना होकर के जल्दी हो जाता है, यानी 20 मिनट में भी हो सकता है, ठीक है, 15 मिनट में भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि क्या करता है कैटालिस्ट, क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। और देखो इस कैटालिस्ट का एक ख़ास बात ये भी है कि कोई भी परमानेंट केमिकल चेंजेज इसका नहीं होता है, ठीक है। कैटालिस्ट का कोई भी परमानेंट केमिकल चेंजेज नहीं होता है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंजेस। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग, ठीक है, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग किसी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।